नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? मज़े में हैं? पढ़ाई भी कर रहे हैं? पढ़ाई चल रही है ना? चलिए ठीक है। साहू साइंस इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। यदि पूरी वीडियो आपको देखने के बाद ये वीडियो अच्छा लगता है तो एक ऐसा निवेदन करता हूँ कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज कक्षा 11वीं के अगले बिंदु जिसमें हम एक समान त्वरित गति क्या होता है इसको समझेंगे और उसके बाद एक समान त्वरित गति में गति के समीकरणों को किस प्रकार से हम निगमन करते हैं इसको आज समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमको ये ध्यान में रखना है कि एक समान त्वरित गति क्या होता है। तो यदि कोई कण जो है एक समान समय अंतराल में उसके वेग में परिवर्तन समान होता है, ठीक है, किसी कण के समान समय अंतराल में यदि वेग में परिवर्तन क्या होता है, एक समान होता है, तो इस प्रकार के गति को हम क्या कहते हैं, एक समान त्वरित गति कहते हैं। अब एक समान त्वरित गति में हम गति के कुल मिला के 3 समीकरण पढ़ते हैं। गति के 3 समीकरणों में ये समीकरण क्या बताते हैं कि वेग में, समय में, त्वरण में, उसके द्वारा जो विस्थापन तय किया गया है उसमें, इनमें क्या संबंध है, किस प्रकार का संबंध है, ये संबंध बताने वाले जो समीकरण हैं इनको हम क्या कहते हैं, गति के समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो गति के 3 समीकरण हैं। पहला जो समीकरण है वो है v = u + at। दूसरा जो समीकरण है वो है s = ut + ½ at²। और तीसरा जो समीकरण है वो है v² = u² + 2as। इस प्रकार ये गति के 3 समीकरण हैं। ठीक है, इन गति के समीकरणों का हम निगमन किस प्रकार से करेंगे इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहला जो समीकरण है v = u + at, इसका निगमन हम किस प्रकार करेंगे इसको देखते हैं। ठीक है, मैं बाकी 2 समीकरणों को मिटा देता हूँ। अब बाकी 2 समीकरणों को मिटा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको नहीं देखने वाले हैं, इसको भी हम देखेंगे। चलिए, अब यहाँ पर जो संकेत लिखे गए हैं इन संकेतों के अर्थ समझ लेते हैं। मान लेते हैं कोई निकाय जो है वह किसी प्रारंभिक बिंदु से गति करना प्रारंभ करता है। चलिए, ये यहाँ पर से गति करना प्रारंभ करता है ए बिंदु से, और इसकी जो प्रारंभिक चाल है वो u है। प्रारंभिक चाल कितनी है? u है। ये t समय तक के चलता है और पहुंच जाता है किस पर? b बिंदु पर पहुंच जाता है। ठीक है, और इस गति के दौरान इसका वेग u से बढ़कर v हो जाता है। ठीक है, तो माना कोई निकाय a बिंदु से u प्रारंभिक चाल से गति करना प्रारंभ करता है, t समय पश्चात उसका वेग बढ़कर v हो जाता है, तथा a क्या है? कण का त्वरण है। हमने अभी पढ़ा है एक समान त्वरित गति में, तो त्वरित गति है तो त्वरण होगा, तो इसका जो त्वरण है वो a है। ठीक है, और कण द्वारा a से b तक जो तय की गई दूरी है उसे हम बोल देते हैं s। ठीक है, ये अगला, ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? s है। a क्या है? त्वरण है। तो इन संकेतों को हम एक बार यहाँ पर लिख लेंगे। u प्रारंभिक वेग है, v क्या है? अंतिम वेग है, s क्या है? चली गई दूरी है, a क्या है? त्वरण है, और t क्या है? वो लगा समय है। आपको इसको वर्णन करते हुए लिखना है। मैं केवल संकेत का उपयोग इसलिए कर रहा हूँ ताकि यहाँ पर लिखने में समय बच सके। ठीक है, अब यहाँ पर हमने त्वरण की परिभाषा देखा होगा। जो त्वरण होता है, त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। ठीक है, अब यहाँ पर हम फिट करते हैं इसमें। तो त्वरण कितना है हमारे पास? त्वरण है हमारा a। ठीक, अब यहाँ पर वेग में परिवर्तन देखिए, तो वेग में परिवर्तन कितना हो गया? वेग कितना था पहले? u, बाद में बढ़कर हो गया v। तो बाद में जो वेग है वो बढ़ा हुआ है, इसलिए हम वेग में परिवर्तन कितना कर देंगे? v - u। और लगा समय कितना है? t। ठीक है, अब इसको मैं इधर ट्रांसफर करता हूँ तो ये हो जाएगा आपका at बराबर v - u, और ये -u को भी हम इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा u +
ए टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v। समीकरण को हम लोग लिखते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो ये हमारा जो है गति का पहला समीकरण है। ठीक है, अब इस वीडियो में आप इसको एक बार समझ लीजिए कि मैंने क्या बताने का प्रयास किया है। इसके बाद हम अगला जो दूसरा समीकरण है इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे चले। अब हम गति का दूसरा समीकरण देखते हैं। गति का दूसरा समीकरण क्या कहता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इसको हम कैसे प्रारंभ करते हैं। अब मान लें कोई कण जो है वो u प्रारंभिक वेग से गति करना प्रारंभ करता है और v वेग तक चला जाता है। तो इस पूरी गति के दौरान जो औसत वेग है, ठीक है, औसत वेग हमारा कितना हो जाएगा। औसत वेग हम लोग इसको लिख देते हैं v लिख लेते हैं, एवरेज। ठीक है, वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा प्रारंभिक वेग कितना है u, अंतिम वेग कितना है v, और औसत निकालना है तो ये हो जाएगा बटा 2। ये हमारा औसत वेग मिल गया। अब चूंकि गति जो है वो त्वरित गति है, इस कारण से उसका वेग बदलता जा रहा है, तो स्वाभाविक है समान समय अंतराल में वो अधिक दूरी तय करता जाएगा। इसलिए अगर मैं इस पूरी गति के दौरान औसत विस्थापन ज्ञात करना चाहूँ कि भाई कण जो है वो ए बिंदु से गति करता हुआ और बी बिंदु तक गया, कितना विस्थापन इसने कुल तय किया है, तो औसत विस्थापन बराबर हम क्या लिख सकते हैं, औसत वेग गुणित क्या हो जाएगा, समय अंतराल। ठीक है, तो यहाँ पर औसत विस्थापन कितना हुआ है, तो हमने विस्थापन को मान लिया है s, और इसके बाद औसत वेग हमारा कितना है, वो है u प्लस वी अपॉन 2, और हमारा जो समय है इसको हम लोग कितना मान लेते हैं, t समय लगा है। हमने गति कितना समय किया है, t समय तक की गति किया है। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये जो v है, इस v के स्थान पर मैं गति के पहले समीकरण के आधार पर वैल्यू रख देता हूँ। तो गति का पहला समीकरण क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो उस मान को यहाँ रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, u प्लस v की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, u प्लस ए टी बाई 2, और पूरे के साथ गुणा हो जाएगा किसका, t का। तो ये हो जाएगा हमारा 2u प्लस ए टी बाई 2, और ये हो जाएगा t का गुणा। अब हम क्या करेंगे, 2u बाई 2 करेंगे और t का गुणा इसके साथ करेंगे, और ए टी बाई 2 करेंगे और t का गुणा उसके साथ करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2u अपॉन u इंटू टी और प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी। ठीक है, अब अगर हम लोग थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ जाएं तो s इज इक्वल टू, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यू टी, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये गति का दूसरा समीकरण हमको प्राप्त हो गया। ये हमारा गति का दूसरा समीकरण है। गति के दूसरे समीकरण को भी एक बार ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। अब देखते हैं हम गति के तीसरे समीकरण को। गति का तीसरा समीकरण क्या कहता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसको देखते हैं। ठीक है, हमने गति के दो समीकरणों का निगमन किया है, इन दोनों समीकरण का हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने वहाँ पर देखा था जो विस्थापन है, विस्थापन वो औसत वेग गुणित समय अंतराल। ठीक है, इसके गुणनफल के बराबर होता है। विस्थापन को हम कहते हैं s, और औसत वेग हमने क्या कहा है, u प्लस वी बाई 2, और ये हो जाएगा आपका t। ठीक है, इस t का मान मैं समीकरण 1 से प्राप्त करता हूं। देखिए क्या था समीकरण 1, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको इधर ले आइए तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, तो v माइनस यू अपॉन a को नीचे ले आइए तो ये हो जाएगा कितना, t। ठीक है, इस मान को उपयोग करता हूं मैं t के स्थान पर, तो यहाँ पर हो जाएगा u प्लस वी बाई 2 इंटू टी के स्थान पर हो जाएगा v माइनस यू अपॉन
a, ठीक है। अब नीचे में देखिए a और 2, इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a, और a प्लस b, a माइनस b इज इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका s लिखा हुआ है। अब हमको क्या करना है, इस 2a को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और यू स्क्वायर को अब यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो समीकरण को एक बार व्यवस्थित करके लिख लेते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये गति का तीसरा समीकरण है। अगर कोई कण स्वतंत्रता पूर्वक गति कर रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो वहाँ पर जो त्वरण है, जो हमने ए लिखा हुआ है, उसके स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण आ जाएगा। पृथ्वी जिस बल से और किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्व कहते हैं, गुरुत्व बल कहते हैं, ठीक है। उस गुरुत्व बल के प्रभाव से जो त्वरण हो रहा है, उस त्वरण को हम क्या कहेंगे, गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे। तो उसमें हम लोग गुरुत्वीय त्वरण को हम स्पेशल एक नाम से हमने डिफाइन कर दिया है, स्मॉल g, इसलिए हम यहाँ पर a के स्थान पर g लिख देंगे। जो अन्य दो समीकरण भी हमने देखा है वहाँ पर भी हम a के स्थान पर क्या लिख देंगे, g लिख देंगे। तो स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड की जो गति के 3 समीकरण होंगे वो क्या हो जाएंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, ए टी के स्थान पर जी टी, और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। आप इसको h भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब तीसरी स्थिति ये है कि यदि कोई कण विराम अवस्था से गति करना प्रारंभ करता है, तो चूंकि हमने कहा है कि प्रारंभिक जो वेग है वो कितना है u, और इस u का मान क्या मान ले, हम 0 मान ले। तो गति के जो अन्य जो 3 समीकरण हैं, इन तीनों समीकरणों में u के स्थान पर हमको क्या मान लेना है, 0 मान लेना है। तो एक नई स्थिति प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप ये गति के तीनों समीकरणों के निगमन का अभ्यास खूब करिए, क्योंकि अधिक से अधिक अभ्यास करने से ये अपने ध्यान में बैठ सकेगा। इसलिए अभ्यास कीजिए, होमवर्क भी नियमित रूप से करते रहिए, प्रतिदिन आप इन व्यंजकों का अभ्यास करते रहिए। एक ऐसी अपेक्षा रखते हुए आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। आप सभी को मेरा नमस्कार, स्नेह। खूब मस्ती के साथ, एंजॉय के साथ पढ़िए और अपना जो 11वीं का कोर्स है उस कोर्स को नियमित रूप से ख़त्म करते जाइए। आप मुझसे 2 कदम आगे चलिए। एक ऐसा अपेक्षा रखते हुए आज केवल इतना ही बात रखता हूँ। आज इतना ही बात रखते हुए अपनी कालखंड को यहीं समाप्त करते हैं।